अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। शहर इक्तदार में लड़ाई बढ़ गई है। ऐवाने अदल ऐवाने इक्तदार में एक नई लड़ाई की गूंज है। आज बहुत ही तहलका खेज खबरें हैं शहर इक्तदार वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया है। मखसूस नशिस्तें उस अदालती फैसले के मुताबिक सियासी जमातों को अलॉट नहीं की हैं और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स की नोटिफिकेशन जारी किए हैं। आज उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अबहाम दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है और ये पूछा गया है कि मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के लिए इलेक्शन एक्ट को फौकियत दी जाए या फिर अदालती फैसले को। इस मामले पर क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी सदारती ऑर्डिनेंस, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। कहा है कि इसको गैर आईनी करार दिया जाए और इस सदारती ऑर्डिनेंस के जारी होने के बाद अब तक जो कार्रवाई हुई है उसको कलअदम करार दिया जाए और जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता उस वक्त तक जो इससे पहले वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी थी, जिसमें जस्टिस काजी फैज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे, उस कमेटी को बहाल किया जाए। इसी मामले के ऊपर आपको याद होगा चंद रोज पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस को और उसमें यह कहा गया था कि काजी फैज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो एक वन मैन शो चला रहे हैं। उनके गैर जमहूरी रवैये का तज़किरा किया गया था। आज उस खत का जवाब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने लिखा है और उन्हें 11 वजूहात बताई हैं कि क्यों जस्टिस मुनीब अख्तर को उस कमेटी से बाहर किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के जो एतराज़ात हैं उनका जवाब दिया है। इस जवाब के बाद अब क्या सूरत हाल है, इस मामले पर भी बात करेंगे। साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अमल दरामद नहीं कर रहा, क्या हम ये समझें कि तौहीन अदालत हो चुकी? आर्टिकल 204 की तलवार लटक चुकी है हर उस शख्स पर, हर उस इदारे पर, हर उस मनसब पर बैठे हुए शख्स पर जिसने इस फैसले पर अमल दरामद में अब तक रकावट डाली है। अगर ऐसा होगा तो कब तक होगा, या फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो उस अदालती तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे जो कि हमने जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में होते हुए देखा। गेम इस मामले पर फंस चुकी है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब, उन्होंने रावलपिंडी में जलसे और अगर जलसे की इजाजत नहीं मिलती तो एहतजाज की कॉल दी है। यह एहतजाज का दायरा कहां तक फैलेगा? इसी दौरान कुछ इतलात हैं कि मियां साहब लंदन जा रहे हैं, लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं कि यह खबर एक धोखा है। तहरीक इंसाफ का गार्ड डाउन करके सरप्राइज दिया जाएगा और अचानक से आईनी तरमीमी मुसव्वदा एक मरतबा फिर पार्लियामेंट में पेश करके 2/3 अक्सरियत से उसको पास करवाने की कोशिश की जाएगी। अगर हुकूमत के पास नंबर्स मौजूद नहीं है तो फिर ये कैसे किया जाएगा और इस पर तहरीक इंसाफ की काउंटर स्ट्रेटेजी क्या है? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर हुकूमती रुकन सूबाई असम्बली आमना शेख साहिबा, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है। मुझे शाहिद खटक साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली हैं, और साथ ही रियासत आज़ाद साहब जो प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। गुफ्तगू का आगाज़ आमना शेख साहिबा से करेंगे। आमना शेख साहिबा, पहले तो मुझे बताइए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन जा रहे हैं? नहीं जी, हमें तो ऐसी कोई इतला नहीं है। आप मीडिया वाले अगर बना लें खबर तो बना लें। आपकी पार्टी ने मेरी इतला के मुताबिक आपकी पार्टी ने जराए से ये खबरें खुद चल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल डिटेंशन में वो नहीं जा सकते। वो कहीं डिटेंशन में मियां साहब? नहीं जी, वो बिल्कुल डिटेंशन में है। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ अ फ्री मैन, ही इज़ अ कायद ऑफ आवर पार्टी और वो माशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट दोनों की एक्टिविटीज़ को ओवरसी कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि इस तरह की बातें सिर्फ अपने दिल को बहलाने के लिए शायद करते हैं। आईनी तरमीम कब तक ला रहे हैं आप लोग? सून इंशाल्लाह। सून यानी कि ये जो अभी इजलास बुलाया गया है, अभी कोई स्पेसिफिक डेट इस पर डिसाइड नहीं हुई, क्योंकि जैसे पहले तर्जुमान अता तारर साहब भी ये बात कह चुके हैं कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं और सबकी जब हमें कंसेंसस मिलेगी तो तभी इसको लेकर आप सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं? ऑफ कोर्स हम डे 1 से सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। वजीर आजम ने, वजीर आला ने डे 1 पे जब अपनी स्पीचेस की तब भी इनको दावत दी, पीटीआई वालों को दावत दी कि आके हमारे साथ मिलके पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी पे काम करें, पाकिस्तान की बेहतरी पे काम करें। हम तो डे 1 से इनको भी साथ ले। तो अयाज सादिक साहब ने जो खत लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो सबको साथ लेकर चलने के लिए लिखा है? वो आइन की बालादस्ती का खत है। सिर्फ अयाज साहब ने खत लिखा है, मैंने उसके ऊपर खुद पिटिशन भी ईसीपी में फाइल की हुई है। आपका मतमय नजर क्या है? देखें, बात यह है कि क्या हम इनसे प्यार मोहब्बत करने के चक्कर में या इनको साथ लेके चलने के चक्कर में क्या हम आइन तोड़ सकते हैं? क्या हम आइन को पामाल कर सकते हैं? हमारा नुक्ता नज़र ये है कि आइन की पामाली जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है।
آئین جو ہے اس ملک کا، جو اس ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے، دیٹ از سپریم. اس کی حفاظت کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اور وہ جو خط ہے، جو خط ہے آرٹیکل 189 اور 190، آپ تو خود لائر ہیں، وہ آئین کا حصہ ہے. وہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے تمام جوڈیشل اور ایگزیکٹو اتھارٹیز ول کم ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ. تو آپ اس میں سپریم کورٹ کی کیا مدد کر رہی ہیں؟ کیا سپریم کورٹ کو آئین کو ری رائٹ کرنے کی اجازت ہے؟ کیا آرٹیکل 51(6) کے اندر کہیں یہ گنجائش دی گئی کہ ان کو 15 ورکنگ ڈیز کا ٹائم دیا جائے، وہ بھی الیکشن ہونے کے 6 مہینے بعد؟ سو پریکٹیکلی سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا، ایک ایموشنل ججمنٹ دی وچ از ویری انفارچونیٹ. لیکن جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا لیجسلیٹو رول اپناتے ہوئے الیکشن امینڈمنٹ ایکٹ 2024 پاس کیا، اور آج کے لا کے مطابق یہ تمام لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں. آپ تو لائر ہیں، اس کی ریمیڈی بھی وہیں پر موجود ہے کہ آپ اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جائیں گے ریویو کے لیے، نہ کہ یہ ناٹ ایٹ آل. دیکھیں ناٹ ایٹ آل، پلیز یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. ریویو ہوتا ہے جب آپ کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ جی ہم اس ججمنٹ سے اگری نہیں کرتے. اگر کوئی لیجسلیٹو پرابلم ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی اس لا کی انٹرپریٹیشن غلط کی گئی ہے، تو آپ ریویو میں جاتے ہیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے لا کو ہی ری رائٹ کر دیا ہے، تو آپ کو پارلیمنٹ کا یہ استحقاق ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے اور وہ اس لا کو کریکٹ کرے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ریاست آزاد صاحب، آپ ان کی گفتگو سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آئین کو ری رائٹ کر دیا، مسخ کر دیا. غلط ہے، میں بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں، اس لیے کہ ری رائٹ کہاں پہ ہے مجھے بتائیں. ری رائٹ جب یہ سوری کی ایک رولنگ تھی تو اس وقت سپریم کورٹ نے وہ سیٹ اسائیڈ کی، اور ان کی اس وقت کی جو وزیر اطلاعات تھی ان کو لوگوں نے مبارکباد دی. مبارک ہو تو انہوں نے کہا ہمیں مبارک نہ دے، یہ آئین اور قانون کی فتح ہے. اور اگر آج سپریم کورٹ نے یہ 12 جولائی والی ججمنٹ دی تو اس پہ بھی انہیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ آئین اور قانون کی فتح ہے. دیکھیں ری رائٹ، اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے دی؟ میاں صاحب نے اس پہ فرمایا تھا یوسف رضا گیلانی کے کیس میں کہ جی دیکھیں یہ انسانوں کا ملک ہے، یہ اس کو ہم حیوانوں کا نہیں بننے دیں گے، وہ بھی ایک ججمنٹ تھی. پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید کی بھی ایک ججمنٹ تھی، غلط تھی، جوڈیشل مرڈر تھا، لیکن وہ ایگزیکیوٹ ہو گئی تھی. اس پہ بھی لوگ کہتے رہے کیا فورم کوئی اور ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو اس کے اگینسٹ کوئی اور ویو لے کے آنے کا؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جیسے انہوں نے ریویو فائل کیا ہے، ریویو کا ایک بڑا لیمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے، اس کے اندر صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی فیبرکس چینجز ہوں یا ٹیپیکلی گرافیکلی میکینیکلی کوئی مسٹیک ہے تو اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے. if you are aggrieved by the finding of the judgment that cannot be reviewed، چونکہ انہی بینچ نے انہی ججز نے سننا ہے ریویو کے اندر، اور جنہوں نے مطلب فیصلہ دیا ہے ابھی مہینے کے بعد یا ڈیٹ کے بعد وہ 180 کے اس پہ جا کے اینگل پہ تو اس سے وہ کر جائیں گے، اپنی ہی ججمنٹ کو وہ کر دیں گے. تو ایسا نہیں ہے، ری رائٹنگ اس میں نہیں ہے. اس کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ سے کہہ دیا ہے کہ مخصوص نشستوں کے لیے ہم کیا کریں، الیکشن ایکٹ کو فوقیت دیں یا سپریم کورٹ کو اور اس کے فیصلے کو. تو اس معاملے میں اب ہم آپ کا نہیں خیال کہ جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ دور کر دیا گیا کہ الیکشن ایکٹ میں جو انہوں نے ایکسپلینیشن مانگی، جو ایمبیگوٹی انہوں نے الیج کی، اس پہ انہوں نے ریپلائی دے دیا. اب اس کے بعد یہ تو ایک سمیع اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سمیع اللہ، یہ اب نہیں چلے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان جو اپیکس کورٹ اس ملک کی under article 189 that must be implemented in true sense at any cost at any level. ہم 25 کروڑ عوام اس کے کسٹوڈین ہیں اس ججمنٹ کے، ہم کالے کوٹ والے اس کے کسٹوڈین ہیں، ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں. اور آرٹیکل 190 جیسے آپ نے فرمایا کسی بھی ادارے کو سپریم کورٹ بلوا کے یہ کہہ سکتی کہ اس کو ٹرو سینس میں امپلیمنٹ کر کے رپورٹ سبمٹ کرے. اگر نہیں ہوتا پھر آرٹیکل 204، پھر آرٹیکل عیسیٰ 204 اس کا سب آرٹیکل اے بی سی اور ڈی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ابسٹرکشن کریٹ کرتے، اسموتھ رننگ آف سپریم کورٹ، کسی ججمنٹ کے مینڈیٹ کو آپ فرسٹریٹ کرتے، آپ اس کورٹ کی اس کو سکینڈلائز کرتے ہیں، ابیوسو لینگویج کرتے ہیں اس کے خلاف، تو آپ کے خلاف کنٹیمپٹ ہے. یوسف رضا گیلانی کی ججمنٹ آپ کے سامنے انہوں نے خاطر نہیں لکھا تھا، یہاں پہ تو خاطر لکھے جا رہے ہیں کہ اس ججمنٹ کو آپ
implement ना करें तो Implement जो ना लोग करें, नहीं press करेंगे conferences हो रही हैं। they have to face the consequences. जजों को ये कहा जा रहा है कि काली भेड़ें हैं, जजों को कहा जा रहा है कि इनकी बीवियों का क्रश जो है वो इम्मी है, यानी कि इमरान खान है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेज जहां पर हम आ गए हैं। कौन कसूरवार है? जजों के ऊपर कहा जा रहा है कि इनके ज़मीर बिके हुए हैं, ये टोला है और इन बेज़मीरों के टोले का हम आहनी हाथों से निपटेंगे। I just want to say कि पहली बात है सर, आप मेरे से सीनियर हैं लॉ में, लेकिन काला कोट सिर्फ आपने नहीं पहना, हमने भी पहना है, तो आप सारे काले कोट वालों के बिहाफ पे ये स्टेटमेंट ना दें। और दूसरी बात ये है कि मैं सीखना चाहूँगी आपसे कि मुझे बताएं कि आइन में कहाँ ये इजाज़त दी गई है कि 15 वर्किंग डेज का टाइम दिया जाए 6 महीने बाद। प्लीज़, आई वुड रियली वांट टू नो दैट। अब मैं उस पे अर्ज करता हूँ, आपने 200 केस 1958 सुप्रीम कोर्ट PLD आपने पढ़ा है, जिसके अंदर मौलवी तमीज़ुद्दीन वाला केस था। उन्होंने कहा था कि अगर विदाउट ब्लड शेड चेंज आ जाए तो वो लेजिटिमेट चेंज है। फिर आपने 1972 PLD सुप्रीम कोर्ट आसमा जिलानी केस पढ़ा है, जिसके अंदर उन्होंने होल्ड किया कि 200 केस एक गलत केस है कि अगर किसी का सोर्स जिसके जरिए पावर मिली हो, अगर वो इलीगल है, सुपर स्ट्रक्चर उसके ऊपर बना दिया जाए, वो इलीगल है। आपने 2007 तसद्दुक जिलानी की जजमेंट में भी आप मुझे आंसर करने देना, आपने पूछा है, उसके अंदर उन्होंने होल्ड किया कि अगर बुनियादी ऑर्डर इलीगल हो, उसके ऊपर जितने भी ऑर्डर होंगे बाद में वो भी इलीगल तस्वर होंगे। तो डोमिनो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सेट साइड कर दिया। उन्होंने कहा कि ये वाइड एन इशू है, तो जब वो सेट साइड हो गए तो ये एंटी स्टेटस को चले गए। क्या रीराइटिंग की उसके अंदर? 15 डेज वाला तो आपने मुझे जवाब ही नहीं दिया। 15 दिन मैं उसकी बात सवाल आप बिफोर इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन। सर इसमें बहस बहुत उधर चली जाएगी, मुझे शायद खटक साहब को भी शामिल करना है। और नहीं, मैं उनकी तमाम दलाइल से एग्री कर रही हूँ, लेकिन वो दलाइल उस बात से रेलेवेंट ही नहीं है। वो जो जजमेंट है, हो सकता है कि मैंने उसको गलत पढ़ा हो, मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर हो, लेकिन उस जजमेंट में 15 दिन आईनी के तहत नहीं दिए, कहा गया कि ये अपनी जमात कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिटरमिन करने के लिए 15 दिन दिए गए। सुन लीजिए, 15 दिन देने की इजाजत कौन सा कानून देता है सुप्रीम कोर्ट को? देखिए जो आर्टिकल 187 है, 15 दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो मैंने पढ़ी है उसके मुताबिक दिए गए हैं, ये डिटरमिन करने के लिए कि वो बताएं वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, वो नून लीग से लड़ रहे थे। आपने आर्टिकल 51(6) पढ़ा है? इट इज वेरी क्लियर कि उनको 3 दिन के अंदर कोई जमात ज्वाइन करनी है। मुझे ये बताएं कि 6 महीने गुजर गए, ऐसा ही है। जब उनका जमात जब दिल करेगा, जब उनका स्टेटस एज एन इंडिपेंडेंट एस्टैब्लिश हो जाएगा, दे डू हैव ओनली 3 डेज। वाज एस्टैब्लिश्ड बिफोर इलेक्शंस। चले मैं शाहिद खटक साहब अब इसके ऊपर प्रोवाइजो है उसका, इसके ऊपर शाहिद खटक साहब आपने बात सुन ली। आमना शेख साहिबा तो कहती हैं कि ये कि हम साथ लेके चलने के लिए, इस प्यार मोहब्बत के लिए, एक यगानगत के इजहार के लिए, तो ऐसा नहीं होने लगा ना कि हम इनके इंतजार करेंगे तो हम तो चले गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सीटें वगैरह नहीं मिलनी आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चूंकि 2 वकीलों के बीच में फंस गया हूँ और माशाल्लाह दोनों आपसे सियासी बात थोड़ी बहुत, अभी इतना केसेस हो गए कि थोड़ी बहुत वकालत हमने भी सीख ली, क्योंकि कोर्ट्स में जाते हैं, मुख्तलिफ केसेस अटेंड करते हैं। जी देखिए, इन्होंने जो हवाला दिया अयाज सादिक साहब का, जो स्पीकर अपने मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, जो स्पीकर जिस स्पीकर के होते हुए ईवान के ऊपर अटैक होता है, उसके 8 से 10 मेंबरान को उठाया जाता है, तो उससे आप क्या आइन की तहफ़्फ़ुज़ की तवक्को रखेंगे? नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, जो लेटर लिखा है स्पीकर कौमी असेंबली ने, क्या वो आइन है, क्या वो कानून है? उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि जी ये इस बुनियाद के ऊपर जो है मैं ये फैसला जो है इसको मैं नहीं मानता। जी देखिए, जिस तरह वकील साहब ने कहा कि नवाज शरीफ जो है उसकी खुद की स्टेटमेंट है, जब मैं इनको इनका माजी याद दिलाता हूं तो फिर इनको थोड़ा बुरा भी लगता है। वो उसकी वो क्लिप मौजूद है जब यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल किया गया, तो उस टाइम नवाज शरीफ की आप वो तकरीर उठा के देख ले कि जंगल का कानून नहीं है, इधर अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले नहीं मानेंगे तो ये फिर जंगल बन जाएगा, जाना होगा। जी देखिए, इन्होंने बुनियाद डाली इस मुल्क में अदलिया को कमजोर करने की। उमर बंदियाल ने डिसीजन दिया कि 90 दिन में इंतखाबात कराए, जो आईन और कानून कहता है। दोनों वकील मुझसे बेहतर समझते हैं। सूबाई असेंबलीज डिसॉल्व हुई, विद इन 90 डेज आपने इलेक्शन कराना था, इन्होंने नहीं कराया। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, निगरान सेटअप
निगरान सेटअप जो था वो सिर्फ 90 डेज के लिए था, कितना आगे खींच के लेके चले गए। नंबर 3, ये आईन और कानून में लिखा है कि जो लोग निगरान सेटअप में होंगे उनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन होगा। अभी मैं आपको 15 एग्जांपल दे सकता हूं इस टाइम के, जो निगरान सेटअप में कोई चीफ मिनिस्टर था, आज वो इंटीरियर मिनिस्टर, मुख्तलिफ इसी तरह जो इस टाइम बैठे हैं उनकी या फैमिलीज के लोग ईवान में। नंबर 4, चीफ मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर बन गया, इंटीरियर मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बन गया बलूचिस्तान का वो। अच्छा, इसके अलावा जी देखिए, ये मुहतरमा ने जो फरमाया, ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रही है? इस सारे फॉर्म 47 की पैदावार है, फॉर्म 47 की पैदावार, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर। जी देखिए, डेमोक्रेसी मींस के अवाम की जो राय हो उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। 8 फरवरी को लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ को दिया। पंजाब में हमारे 100-150 प्लस सीट्स के ऊपर डाका डाला। इसी तरह कौमी असेंबली में हमारे 100 से ज्यादा नशिस्तें फॉर्म 47 के जरिए हमसे छीनी गई। जी देखिए, ये तो ना अवामी लोग हैं, ना इनके पास मैंडेट है, ना ये इस टाइम जो बैठे हैं बैसाखियों के ऊपर या फ्रॉड करके आए हुए अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाल के, ये क्या कानून बैसाखियों पे जिन पे ये आने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैसाखियां इनके पास नहीं आना चाह रही। इनको पता है, मैंने चूंकि खातून है, आपको पता है, मैं फिर सफर नहीं करता, फिर मैं इनकी बातों में इंटरफेयर करूंगा। मुझे कंप्लीट करने दो, उसके बाद आप जो कहें, जो आपका मौक़िफ़ हो, फिर आप पेश करें, वो उसका भी मैं जवाब दे दूंगा। इमरान खान साहब ने अपनी पहले तकरीर में 2018 में के इलेक्शन में, जिस दिन उन्होंने हल्फ लिया एज अ प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों को ऑफर की कि जी हल्के बताएं, किन किन हल्कों के ऊपर आपको इतराज है, वो हल्के हम खोल के दे दें। हमने उसके बाद इनको ऑफर की कि जी ईवीएम मशीन के ऊपर काम करें, जो ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन में उसके इंश्योर करने के लिए आप अपने रिकमेंडेशन दी। जब हमारी गवर्नमेंट थी, पीछे भाग गए। सही जी देखिए, इस टाइम जो स्टेबिलिटी सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी कैसी थी? इलेक्शन के जरिए। जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मुल्क का जो हाल है आप देख सकते हैं। वो कहते हैं कि हम तो $7 अरब का पैकेज करवा लिया ना IMF जी, किस चीज का पैकेज? वो IMF से पहले क्या पहली दफा ये पैकेजेस मिले हमें? क्या इससे मुल्क बेहतर हुआ है? जी देखिए, जब तक हमने अपनी डायरेक्शन खुद क्लियर नहीं की होगी कि हमने इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है, जी देखिए, IMF तो दे देगा, शायद अगली भी कोई किस्त दे दे इसके बाद, लेकिन हम उधर पहुंच चुके हैं कि इस मुल्क का इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया, जो IPPs किए, जो इन्होंने डाके डाले, जो इन्होंने TTs के जरिए मुल्क और कौम का पैसा लूटा, जिस तरीके से इन्होंने वहां पे मैफर में फ्लैट लिए पाकिस्तानी कौम के टैक्स के ऊपर, तरमीम से खत्म हो गए ना अब। जी देखिए, चोरी करके तरमीम करके, यही है। और जिन तरमीम की ये बात कर रहे हैं, इनसे पूछ ले कि इनके पास वो ड्राफ्ट है, रख दे मेरे सामने। है मेरे पास व्हाट्सएप में, आपको चाहिए? हाँ, मुझे चाहिए। मैं आपसे शेयर कर दूं। नहीं है, मैं चैलेंज करता हूं इनको, ये ड्राफ्ट, और जिस दिन ड्राफ्ट आएगा अगर इसमें चेंज ना हुआ तो प्रोग्राम में आपने हम दोनों को बुलाना है। ड्राफ्ट सामने रखने जो इनके साथ ड्राफ्ट है, आपका आज का ड्राफ्ट, और उस दिन जिस दिन कौमी असेंबली में पेश हो सकती हैं, नहीं वही हो तो उसमें चेंजेस हो सकती हैं। वैसे आखिरी कमेंट करना चाहता हूं, ड्राफ्ट आपको मिला कब था? वो उनका मिनिस्टर शेख साहब वो कह रहे हैं मुझे नहीं मिला है। एक चीज में वैसे सॉरी, मैं सिर्फ आखिरी कंप्लीट करूं। जी देखिए, रात की तारीखी में या डाके डलते हैं, रात की तारीखी में वो काम होते हैं। वो इस्लाहात कर रहे थे। किस चीज की इस्लाहात? हम आइन की इस्लाहात। हम कौमी असेंबली में मौजूद थे। मैं हल्फन ईमानन कहता हूं कि मैंने इनके मेंबरान से पूछा, क्योंकि हम सुबह तकरीबन 11 बजे से आए हुए थे। मैं हल्फन, मैंने उनको कहा कि क्या है, मैं आपको हल्फन ईमानन कहता हूं, उनको नहीं था पता कि हम क्या ला रहे हैं। जी देखिए, अगर आपने लेजिस्लेशन करनी, ये वोट देने वाले थे उसको। जी देखिए, इनको पता ही नहीं था, बकरियों की तरह खड़ा हो जाना था इन्होंने। दूसरी बात, अगर ये कानून साजी इतनी इंपॉर्टेंट है, ये कानून साजी इसके जरिए मुल्क में स्टेबिलिटी यानी है जो इनका मौकिफ है, या इन तरमीम की वजह से जुडिशरी ने कमजोर होना या स्ट्रांग होना है, जी देखिए, तो पहले टेबल करते, डिस्कस करते, कमेटी में जाती, हमें बुलाते, हमारे साथ बैठते कि जी ये तरमीम जो है हम ये करना चाह रहे हैं। जी देखिए, अदलिया क्या सबसे ज्यादा इफेक्टिज्म है इस अदलिया के। आज इमरान खान के अडियाला में एक केस जो तोशाखाना का दूसरा केस बनाया हुआ है, जज जो था, हमारे वकीलों ने कहा कि जी या जमानत दे या खारिज कर दे, सही, जमानत दे या खारिज कर दे, उसके पास पावर ही नहीं थी। जी देखिए, जुडिशरी में हम भी रिफॉर्म्स चाहते हैं,
لیکن رات کی پورا تاریخی شو میں آپ نے انہی کے نہیں ساتھ کہ دیکھا۔ صرف میں اب بریک سے کہ واپس آؤں گا تو کہ میں آپ سے صرف بات اور کروں۔ صرف انہوں نے ایک قاضی فائز عیسیٰ کے اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لے کہ ایکٹ کے خلاف اس کی کیا اسٹیٹمنٹ تھی اسمبلی کی فلور کے اوپر جب ایسا کیس بلایا تھا، اور آج وہ ایکٹ جو ہے حلال ہو گئے۔ خٹک صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا۔